गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए आज 3 मई के समाचार पत्रों की हेडलाइंस पर डालते हैं एक नज़र। EWS छात्रों को पाठ्य सामग्री देंगे। कोरोना वायरस से बचाव के लिए बंदी जारी है। इस बीच सभी सरकारी समेत निजी स्कूलों ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करते हुए नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत कर दी है। EWS श्रेणी के छात्रों की परेशानी को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि EWS श्रेणी के छात्रों को ऑनलाइन पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। निदेशालय ने निजी स्कूलों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि EWS श्रेणी के छात्रों को ऑनलाइन पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने का एक भी मामला नहीं छूटना चाहिए। दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ रहे 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बंदी के दौरान ऑनलाइन अंग्रेजी की पाठशाला लगेगी। छात्रों की तरफ से बोली जाने वाली अंग्रेजी और उसके कौशल का बढ़ावा देने के लिए यह कक्षाएं आयोजित होंगी। इसकी घोषणा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने की है। साथ ही व्यक्तित्व विकास के लिए भी ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन होगा। इस उद्देश्य के साथ शिक्षा निदेशालय ने ब्रिटिश काउंसिल और मैकमिलन एजुकेशन के साथ साझेदारी की है। ये कक्षाएं सोमवार से आयोजित होंगी। शनिवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में अभिभावकों व शिक्षा अधिकारियों के साथ हुई साप्ताहिक समीक्षा बैठक में यह घोषणा की गई। सिसोदिया ने कहा कि अभी हमें सिर्फ ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की है। कुछ छात्रों के पास उपकरण और इंटरनेट नहीं है, इसलिए मैं यह जानना चाहता था कि क्या यह योजना काम कर रही है और हम अपनी कक्षाओं में शामिल होने के लिए अधिक छात्रों को लाने के लिए काम कैसे कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अभी कक्षा 10 के लगभग 1,60,000 और 12वीं के 1,12,000 छात्रों ने बोर्ड परीक्षाएं दी हैं। परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। छात्रों को घरों पर खाली बैठे हुए हैं। शिक्षा विभाग ने घर पर अपने खाली समय का उपयुक्त उपयोग करने के लिए स्पोकन इंग्लिश और व्यक्तित्व विकास कक्षाएं ऑनलाइन शुरू करने का फैसला किया है। निदेशालय के शिक्षा सलाहकार शैलेंद्र शर्मा ने कहा कि लगभग 2,70,000 छात्र संयुक्त रूप से लिंक प्राप्त करेंगे और ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होंगे। दिल्ली अभिभावक संघ ने निजी स्कूलों पर दिल्ली सरकार के फीस संबंधी 18 अप्रैल के आदेश का पालन न करने का आरोप लगाया है। अभिभावक संघ ने निजी स्कूलों से स्वीकृत फीस वेबसाइट पर सार्वजनिक करने की मांग की है। इस संबंध में संघ ने उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। संघ की अध्यक्ष अपराजिता गौतम के अनुसार उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में हमने अभी अभिभावकों की मौजूदा परेशानियों का जिक्र किया है। गौतम के अनुसार दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों को 18 अप्रैल को आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया है कि सभी निजी स्कूल शिक्षा निदेशालय द्वारा स्वीकृत फीस वसूलेंगे। IP विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना NSS सेल विश्वविद्यालय के छात्रों में आत्मबल और आंतरिक क्षमता विकसित करने के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू करने जा रही है। इसके तहत सप्ताह में 2 बार यानी बुधवार को ऑनलाइन परामर्श सत्र और शनिवार को हाइमंड्स ओवर मैटर थीम के तहत छात्रों को परामर्श दिया जाएगा। सेल के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर BVR रेड्डी का कहना है कि सत्र में चिंता प्रबंधन, निधि प्रबंधन, अकेलापन सहित कई विषय हैं। विशेषज्ञ शिक्षाविद तनाव प्रबंधन, सकारात्मक जीवन शैली आदि के लिए परामर्श देंगे। उच्चतम न्यायालय ने एक फैसले में कहा है कि एडहॉक तदर्थ के रूप में की गई सेवा अस्थायी होने पर वरिष्ठता में नहीं जोड़ी जाएगी। जस्टिस UU ललित की पीठ ने यह फैसला देते हुए सेशन जज के पद पर एडहॉक सेवा करने वाले जजों की याचिका खारिज कर दी। जजों ने याचिका में कहा था कि उनकी सेशन जज के रूप में फास्ट ट्रैक कोर्ट में की गई सेवा को वरिष्ठता में जोड़ा जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने जजों की दलील ठुकरा दी और कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनकी सेवा अस्थायी और एक स्टॉप गैप व्यवस्था के तहत की गई थी। ये अस्थायी व्यवस्था नहीं थी। इस पद पर उन्हें एडहॉक के रूप में प्रोन्नत किया गया था। अब उन्हें सेशन जज के रूप में कन्फर्म करने पर इस सेवा को उनकी वरिष्ठता में नहीं रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सेवा अवधि की गिनती करने के बारे में उच्च न्यायालय के इस रुख को बरकरार रखा। भारत की आर्थिक मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। वैश्विक ब्रोकरेज कंपनी बार्कलेज ने अपनी ताज़ी रिपोर्ट में कहा है कि कैलेंडर वर्ष 2020 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर GDP गिरकर 0% पर आ जाएगी। कहा है कि वित्त वर्ष 2021 में GDP वृद्धि दर
0.8% रह सकती है। महिला जनधन खाताधारकों के खातों में 500 रुपये की सरकारी सहायता की दूसरी किस्त सोमवार से मिलनी शुरू हो जाएगी। वित्तीय सेवा सचिव देवाशीष पांडा ने शनिवार को ट्वीट करके यह जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया कि 4 मई से शुरू हो रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण में ग्रीन और ऑरेंज जोन में नाई की दुकान, सैलून खोलने की अनुमति होगी। साथ ही ई-कॉमर्स कंपनियां इन क्षेत्रों में गैर अनिवार्य सामानों की बिक्री भी कर सकेंगी। कोरोना से अभी तक भारत में कुल 37,776 मामले आए हैं, जिसमें 1,223 लोगों की मौत हुई है। वहीं 10,018 व्यक्ति जो हैं वो कोरोना से ठीक हो चुके हैं। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 2,411 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। माध्यमिक शिक्षा के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग ने भी इस शैक्षिक सत्र में फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी है। विभागीय अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने कहा है कि कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन के चलते स्कूल केवल 9 महीने ही संचालित हो पाएंगे, इसलिए फीस की बढ़ोतरी का कोई औचित्य नहीं है। कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल वर्तमान शैक्षिक सत्र में पिछले सत्र के मुताबिक ही फीस ले सकेंगे। यदि स्कूलों ने फीस बढ़ा दी है तो उन्हें इसे संशोधित करना होगा। जनधन योजना की महिला खाता धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से मई में दी जाने वाली धनराशि बैंक मित्र पॉइंटों तथा एटीएम से निकालने के लिए सरकार ने समय सारणी तय निर्धारित की है। समय सारणी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के साथ ही खाताधारकों की सुविधा के लिए बनाई गई है। 4 से 11 मई के दौरान बैंक खाते के अंतिम अंकों का आधार पर तय तिथियों में खाताधारक महिलाएं धनराशि निकाल सकेंगी। यह जानकारी अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल ने दे दी है। उन्होंने बताया है कि यह समय सारणी वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा तय की गई है। जिन महिलाओं के खातों के अंतिम अंक 0 हैं या 1 है वह 4 मई को सहायता राशि निकाल सकती हैं। जिन खातों का अंतिम 2 अंक 2 या 3 है उनके लिए 5 मई, जिन खातों का अंतिम अंक 4 या 5 है उनके लिए 6 मई और जिन महिलाओं के खातों का अंतिम अंक 6 या 7 हैं वे 8 मई को सहायता राशि निकाल सकती हैं। इस प्रकार जिन खातों का अंतिम अंक 8 या 9 हैं उन खाताधारकों को सहायता राशि निकालने के लिए 11 मई की तिथि निर्धारित की गई है। अपर मुख्य सचिव वित्त ने जिलों के मुख्य पुलिस कप्तानों को बैंक शाखाओं, बैंक मित्र पॉइंटों तथा एटीएम पर पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिया है। करीब 2.5 वर्ष बाद रसोई गैस के दाम अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंचे हैं। इस माह गैर सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर के बाजार भाव में रिकॉर्ड 198 रुपये की गिरावट आई है। 779 रुपये में मिलने वाला सिलेंडर इस माह 581 रुपये का पड़ेगा। इससे पहले अगस्त 2017 में गैस सब्सिडी वाला सिलेंडर 568 रुपये का हुआ था। मासिक रेट रिवीजन में तेल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर के दामों में भी 256 रुपये की रिकॉर्ड कम किए हैं। ई लर्निंग में घंटों कंप्यूटर के सामने बैठकर पढ़ना छात्रों के लिए बोझिल हो सकता है, लेकिन कुछ प्रयासों से इसे रुचिकर बनाया जा सकता है। यह कहना है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रबंध शास्त्र संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सुजीत कुमार दुबे का। वह शनिवार को लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से ई लर्निंग आज की आवश्यकता विषय पर बोल रहे थे। प्रोफेसर दुबे ने ई लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए 3 स्टेप का फार्मूला भी दिया है। यह है 3 स्टेप फार्मूला। प्रोफेसर दुबे ने कहा कि ई लर्निंग में सभी छात्रों को ग्रुप में बांटकर उन्हें अलग अलग टास्क दिए जा सकते हैं। ग्रुप टास्क से छात्रों की रचनात्मकता बढ़ेगी। दूसरा, शिक्षकों के लिए जरूरी है कि वह छात्रों के सभी सवालों के जवाब जरूर दें। उन्होंने कहा कि कोशिश करें कि 24 घंटे के अंदर छात्र को जवाब मिल जाए। पीजीआई के डॉक्टर अजय शुक्ला ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया है जिससे एमबीबीएस समेत अन्य पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के साथ ही कोई भी बैठक और कॉन्फ्रेंस की जा सकती है। इसमें 200 बच्चों की पढ़ाई बैठक संभव है। इस सॉफ्टवेयर का नाम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी शिक्षण प्रबंधन प्रणाली है। इनका दावा है कि सॉफ्टवेयर सुरक्षित और बेहतर है। लखनऊ विश्वविद्यालय नए शैक्षिक सत्र से गर्भ संस्कार पर कोर्स शुरू करने जा रहा है। यह ऑनलाइन डिप्लोमा पाठ्यक्रम होगा। कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने बताया कि इस पाठ्यक्रम से लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। शनिवार को पहली बार आधिकारिक रूप से वेबिनार के माध्यम से इसकी रूपरेखा भी तय की गई। यूपी की कॉपियों का मूल्यांकन ग्रीन जोन वाले जिलों में शुरू हो सकता है। शुक्रवार को लॉकडाउन की अवधि बढ़ने से
पहले ही प्रदेश सरकार ने 5 मई से मूल्यांकन शुरू करने का आदेश जारी कर दिया था। हालांकि लॉकडाउन बढ़ने के कारण असहज स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी 5 मई से उन जिलों में कापियों का मूल्यांकन कराने पर विचार कर रहे हैं जिन्हें ग्रीन या ऑरेंज जोन में रखा गया है। कोरोना संकट के चलते बंद पड़े देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों सहित दूसरे तकनीकी संस्थान भी अब 1 जुलाई को खुल जाएंगे। हालांकि इस दौरान संस्थानों को पहले परीक्षाएं कराने के लिए कहा गया है, लेकिन जिन संस्थानों में परीक्षाएं हो चुकी हैं वहां पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही तकनीकी संस्थानों से छात्रों से प्रवेश के लिए किसी तरह की एडवांस फीस न वसूलने के निर्देश दिए गए हैं। संस्थानों को फीस न बढ़ाने के पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। द काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE की 10वीं और 12वीं के स्थगित विषयों की परीक्षाओं की तिथि आयोजन से 8 दिन पहले जारी कर दी जाएगी। परीक्षाएं खत्म होने के 6 से 8 हफ्तों के बीच बोर्ड रिजल्ट भी जारी कर देगा। बोर्ड के सचिव गेरी एराथून ने इस बाबत स्कूलों को पत्र लिखकर जानकारी दी है। उन्होंने स्कूल को बताया है कि आधिकारिक पत्र जारी कर स्थगित बोर्ड परीक्षाओं की तिथि के बारे में सभी को जानकारी दे दी जाएगी। प्रदेश के मदरसों में भी ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होगी। इसके लिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को तैयारी के निर्देश दिए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अपने कार्यालय में विभागीय कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अरबी फारसी मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 1 से कक्षा 11 तक के बच्चों को स्वतः प्रोन्नत करें। मदरसों में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए अन्य बोर्डों से तालमेल कर मदरसा शिक्षा बोर्ड सभी जरूरी कदम उठाए। केंद्र सरकार की वन नेशन वन कार्ड योजना शुक्रवार से शुरू हो गई। प्रारंभिक चरण में इस योजना से यूपी समेत कई अन्य राज्य जुड़ गए। वर्तमान समय में कोविड-19 की विषम परिस्थितियों एवं लॉकडाउन की दिशा में यूपी एवं अन्य प्रदेशों में फंसे गरीब दिहाड़ी मजदूरों एवं अन्य प्रवासी मजदूरों की सुविधा के लिए इस योजना को लागू होने के बाद यूपी का कोई भी राशन कार्ड धारक प्रदेश के बाहर किसी भी दुकान से अपनी राशन कार्ड संख्या बताकर अनाज ले सकेगा। प्रदेश सरकार IAS PCS मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों को दिल्ली भेजेगी। वहां उत्कृष्ट कोचिंग केंद्रों में इन्हें प्रवेश दिलाया जाएगा। इसका पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। प्रमुख सचिव समाज कल्याण मनोज कुमार सिंह की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि उत्कृष्ट श्रेणी के कोचिंग केंद्रों के माध्यम से तैयारी कराने के लिए सामान्य और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 55 लाख रुपये की व्यवस्था है। इस योजना का लाभ उन अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली है। कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं एवं परिणाम की जानकारी अब आयोग की वेबसाइट के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के उमंग ऐप पर मिलेगी। आयोग ने स्पष्ट किया कि उमंग ऐप पर SSC की लेटेस्ट न्यूज़ परीक्षा के बारे में नोटिस, रिजल्ट, वार्षिक कैलेंडर, वैकेंसी आदि की जानकारी होगी। SSC की वेबसाइट ssc.nic.in पर इस बारे में नोटिस भी जारी किया गया है। किसी का सवाल था कि ह्यूमैनिटीज़ के बाद CDS में सिलेक्शन की कितनी संभावना है, तो किसी ने पूछा कि क्या 12वीं के बाद बिना एंट्रेंस के सीधे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल सकता है। किसी बच्चे का सवाल था कि गणित के साथ 12वीं पास की तो सेना में जाने के कितने अवसर हैं। कोई जानना चाह रहा था कि लॉकडाउन खुलने के बाद परीक्षा की तैयारी का कितना समय मिलेगा। अमर उजाला के शुक्रवार और शनिवार को हुई वेबिनार में विद्यार्थियों की जैसी जिज्ञासाएं थी वैसे ही उन उलझनों को दूर करने के विशेषज्ञ थे। चाहे यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड के रिजल्ट को लेकर सवाल हो या प्लेसमेंट को लेकर दुविधा, वेबिनार में मौजूद शिक्षाविदों ने बच्चों के हर सवाल का जवाब तसल्ली से दिया। वेबिनार के पहले दिन जहां करीब 150 से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने ऑनलाइन सीधे सवाल किए, तो दूसरे दिन शनिवार को 250 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने प्रश्न पूछे। इंजीनियरिंग और प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष विद्वानों और जानकारों ने बच्चों की हर जिज्ञासा UGC और AICTE के दिशा निर्देशों का हवाला देकर शांत किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और स्टडी विद आस्था के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।